नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अब तक हमने हिस्ट्री की सीरीज़ की 2 क्लासेस देख लिए, उनके 2 पार्ट देख लिए हैं और एक वीडियो अलग से उन दोनों क्लासेस का रिवाइज देख लिया है विथ ग्राफिक्स। अब हम अगला वीडियो पार्ट 3 लाएंगे हिस्ट्री की सीरीज़ का। इस क्लास में आपको उससे आगे बताया जाएगा। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस वीडियो को इतना लाइक किया और व्यू किया, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही हम नॉलेजेबल वीडियो और पढ़ाई का कंटेंट देते रहेंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमको फीडबैक दिया और सुझाव दिया। हम जो कुछ कमियां रह गई थी उनको इम्प्रूव करने को कहा। वैसे ही जो हमारा पार्ट 1 और 2 का रिवाइज क्लास थी उसमें भी राकेश जी जोधपुर ने हमको सजेस्ट किया, कुछ सुझाव दिए जो हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत पढ़े। जो इतिहास के स्रोत मैंने केवल ओवरव्यू आपको बता दिया था, उसको डीप में नहीं बताया था, क्योंकि उसको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे काल आगे बढ़ता रहेगा, टाइम आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वो आते रहेंगे, उनको पढ़ते रहेंगे हम। जैसे जूनागढ़ अभिलेख हुआ, इसको पढ़ लेंगे जब इसका टाइम आएगा। अशोक के अभिलेख हुए, उनको धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और जैसे साहित्यिक स्रोत हुए उनको भी हम पढ़ लेंगे। कोई इतिहासकार आया, उसकी किताब, इतिहासकार कोई विदेशी यात्री आया, विदेशी यात्री के बारे में, उसकी किताब के बारे में, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा उसको हम पढ़ते रहेंगे और लास्ट में इन सभी को एक जगह करके एक जगह पढ़ लेंगे। तो ये तो ही स्रोतों की बात, स्रोत पढ़ लेंगे। और मैंने बताया था क्या, इतिहास का जो ओवरव्यू था, ये स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में सेट है तो इतिहास आपके समझने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास आपके इजीली समझ आ जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि कब क्या घटना घटित हुई, किस सीरियल में हुई, मतलब कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ। ये हिस्ट्री का मेन फंडा है कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर को ही हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया था। प्रागैतिहासिक काल में जो भी मानव का विकास हुआ, जब से पृथ्वी बनी, जब से 6000 वर्ष ईसा पूर्व तक। और फिर हमने पढ़ा आदि ऐतिहासिक काल में 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और फिर पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। इसमें हमने देखा कि हमको कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, केवल चित्र प्राप्त हुए, कुछ अंकन प्राप्त हुआ, जिससे हम ये पता लगा सकते थे कि यहाँ पर मानव था, ये पता लगा सकते थे। अब इधर आदि ऐतिहासिक काल था जिसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि ये लिपि थी जो दाएं से बाएं, देन बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे सर्पिलाकार में लिखी गई थी। तो इस लिपि का नाम भाव चित्रात्मक लिपि था। भावों के द्वारा या चित्रों के द्वारा इसको शो किया गया था। इस लिपि को, इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया था, क्योंकि ये सांप की तरह लिखी गई थी, मतलब राउंड में लिखी गई थी। पहले लेफ्ट दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखी गई थी। इसको सर्पिलाकार लिपि कहा गया था। और ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उनको पढ़ा भी गया। अब आज हम पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमने मानव को आग से लेके पहिए तक का आविष्कार कर दिया, गुफाओं से लेके उसको घर बसा दिया और फिर बस्ती में ले आए। अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। बस्ती से वो अब सभ्यता की ओर विकसित हुआ, बस्तियां धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक नगरों का रूप ले लिया बस्तियों ने, और एक सभ्यता विकसित हुई जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब बात करें भाई सभ्यता क्या होती है। सभ्यता ये होती है कि मानव के रहन सहन का तरीका, मानव कैसे रहता था, क्या करता था, किस ब्रांड के कपड़े पहनता था, किस ब्रांड के जूते पहनता था, या फिर मतलब कि सीधे से कहते हैं कि मानव का सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्तर कैसा था उसका, यही सभ्यता है। जैसे वर्तमान में आज हमारे पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, बढ़िया शूज़ है, तो क्या पहले ये अवेलेबल था, पहले ऐसा था? अगर नहीं था तो इनकी जगह क्या चीज़ थी? वही सभ्यता है कि उस टाइम पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था, वो सभ्यता है। हमको इतिहास में 2 सभ्यताएं पढ़नी है मेनली। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी है वैदिक सभ्यता।
अब पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले तो हमारे दिमाग में आया होगा कि कहाँ पर स्थित थी ये। दूसरा आएगा कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। तीसरा दिमाग में आएगा कि कब से कब तक थी, एक टाइम पीरियड तो होगा कि कब से कब तक थी ये। और एक सवाल और आएगा हमारे मन में कि इसमें रहने वाले लोग थे जो कौन थे, ये सवाल हमारे मन में आएगा। आज हम इन्हीं सवालों को क्लियर करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित थी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, अगर आपको कोई दूसरी जगह रहना है, अपने गांव में, अपने शहर में या फिर कहीं भी आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे वहाँ पर रहने के लिए? सबसे पहले आप देखोगे पानी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे ही हुआ। जो लोग थे वो नदी के किनारे जहाँ पर इजीली जल अवेलेबल हो जाए वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। तो उस टाइम तो वो सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू हो गए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने लग गए। तो ये सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण इस सभ्यता को सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कहाँ रहते थे और इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। और दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। क्यों भाई इतने नाम क्यों, एक ही नाम चल सकता था। तो हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो खोज हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी, जिस जगह पर प्रथम खोज हुई थी या प्रथम उत्खनन हुआ था वो हुआ था हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बोलोगे भाई कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा कांसे के बर्तनों का या कांसा जो धातु है, धातु नहीं मिश्र धातु है, उसका प्रयोग किया गया था। आता है तो नाम से आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके टाइम की कि कब से कब तक इसका टाइम पीरियड रहा होगा। टाइम पीरियड की बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों के, अलग अलग पुरातत्ववेत्ताओं के अलग अलग मत है। इन सभी मतों में आपको पीछे इमेज में दिख जाएगा कि किस इतिहासकार के क्या मत है। जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग तो इस सभ्यता का काल था 3200 वर्ष ईसा पूर्व से 2750। माधव स्वरूप वत्स जी के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व। व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 वर्ष ईसा पूर्व। तो अब इस पे कोई निष्कर्ष पे तो पहुंचा जा नहीं सकता, अलग अलग के हिसाब से याद रखना। तो एक जनरल टाइम पीरियड लिया गया कि 3500 वर्ष ईसा पूर्व से 1500 वर्ष ईसा पूर्व तक इसका नॉर्मल या सामान्य मान लिया गया कि इतने के बीच रही होगी। अब इसमें भी अलग अलग बांट दिया इसको टाइम पीरियड को कि जैसे कब ये स्टार्ट हुई होगी सभ्यता और कब ये हाईएस्ट रेंज पर होगी, मतलब कि पूर्ण विकास पर होगी, विकसित होगी, और कब ये धीरे धीरे अवसान की ओर जाने लग गई होगी, कब ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय या विनाश होने लग गया होगा इस सभ्यता का। इस संबंध में इसको 3 भागों में बांटा है, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। 3 पार्ट में बांटा गया है इसको, 3 पार्ट में बांटा गया है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। किस हिसाब से? इसके विकास के हिसाब से। पहला है प्राक हड़प्पा, दूसरा है परिपक्व हड़प्पा जिसमें ये पूर्णतः विकास पर थी, तीसरा है उत्तर हड़प्पा, ये जो धीरे धीरे अवसान की ओर जाने लग गई, धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होती गई। तो इस संबंध में इसके टाइम पीरियड कितने कितने हैं? तो प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा का 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा का 2600 वर्ष ईसा पूर्व से 1900 वर्ष ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पा का टाइम पीरियड है 1900 वर्ष ईसा पूर्व से 1300 वर्ष ईसा पूर्व। ये हो गए इसके टाइम पीरियड इसकी विकास के हिसाब से। अब ये हो गए टाइम पीरियड। अब इनमें कोई सामान्य तो टाइम पीरियड है नहीं कि भाई साहब व्हीलर जी अलग दे रहे हैं, माधव स्वरूप वत्स जी अलग दे रहे हैं और जॉन मार्शल जी अलग दे रहे हैं, ये तीनों टाइम पीरियड अलग अलग है। अब इनको सामान्यतः एक लाने के लिए जब हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तो हम लेते हैं विज्ञान की सहायता, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज लिया गया। जैसे किसी पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है तो उसके वलयों के आधार पर लगाया जाता है, उसके रिंग्स के आधार पर उसकी आयु का पता लगाया जाता है। ऐसे ही किसी कार्बन की उपस्थिति वाले पदार्थ या किसी जीवाश्म या तत्व की आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज लेते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति से जब सिंधु घाटी सभ्यता
का टाइम पीरियड पता लगाया गया तो इसका टाइम पीरियड आया 2350 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 वर्ष ईसा पूर्व। ये आया कार्बन डेटिंग पद्धति से। कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करें तो इसमें कौन से कार्बन का यूज लिया गया? कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया गया। कार्बन के नॉर्मली 3 समस्थानिक होते हैं, C12, C13 एंड C14। C14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय का निर्धारण किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2350 वर्ष ईसा पूर्व से 1750 वर्ष ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अब इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में था कश्मीर का मांडा है जो कश्मीर में है। दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र का दायमाबाद। इधर पूर्व की बात करें तो यूपी का आलमगीरपुर, और इधर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के 4 कोने या 4 कॉर्नर। जो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 कॉर्नर है इस प्रकार है। उत्तर में मांडा कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंडर में आता है। इनकी नदियों की बात करें तो ये मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे है, दायमाबाद है जो प्रवरा नदी के किनारे है, जो यूपी का आलमगीरपुर है ये है हिंडन नदी के किनारे, और ये अपना सुतकांगेडोर है, ये कहाँ है? सुतकांगेडोर है दाशक नदी के किनारे। इनको हम सभी को आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे जितने भी नगर मिले। अब ये बात करें कि कितने नगर मिले, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कुल कितने नगर मिले। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 1500 नगर या 1500 साइट्स मिल चुकी हैं, 1500 जगह मिली है उत्खनन में। 1500 में से लगभग 900 भारत के अंदर है, और 598 पाकिस्तान में, 2 साइट या 2 जगह मिली है अफगानिस्तान में। इसके संदर्भ में एक और बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो कौन थे, इस संबंध में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, और एक जनरल मत भी है, उसकी बात हम करेंगे। गार्डन चाइल्ड नाम के जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो सुमेरियन सभ्यता से आए हुए थे या सुमेरियन सभ्यता के थे। मार्टिन व्हीलर कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो दस्यु या डाकू थे या दास थे। ये मार्टिन व्हीलर का मत है। और एक सर्वमान्य मत है जो राखलदास बैनर्जी ने दिया। राखलदास बैनर्जी के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में रह रहे थे। राखलदास बैनर्जी के अलावा, व्हीलर के अलावा, इनके अलावा और भी मत है। जैसे किसी ने कहा कि जैसे कि ये मंगोलियन थे या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे या अल्पाइन थे। अलग अलग मत, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन सर्वमान्य मत आपको याद रखना है कि ये भूमध्य सागरीय थे, द्रविड़ थे। जो किसका मत है? राखलदास बैनर्जी का। इस क्लास में हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विस्तृत है, नाम कैसे पड़ा, इसके और क्या नाम है, या इसका समय कब से कब तक है, ये हमने पढ़ा आज की क्लास में। इसके निवासी कौन थे ये इतना पढ़ा। अब बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन के बारे में बात करते हैं। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम अलग अलग जो 1500 नगर बताए, 1500 नगरों में से भारत में 900, तो हम जो मेन नगर है उनको सबको पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन की। तो मैंने पहले भी आपको पार्ट 2 में बताया था, भारत में उत्खनन का कार्य करती है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, तो इसकी स्थापना की थी सन 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1871 में सर्वप्रथम ACL कालाइसस ने उत्खनन कार्य स्टार्ट किया। इसकी सन 1902 में इसकी बागडोर आई जॉन मार्शल के हाथ में, जिन्होंने वृहद स्तर पर कार्य किया, वृहद स्तर पर उत्खनन करवाया। उसी का प्रमाण था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तो उत्खनन का कार्य भारत में कौन करवाती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में। 1871 में पहली बार उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ। 1902 में इसकी बागडोर आई जॉन मार्शल के हाथ में। 1861 में स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 1871 में पहली बार खुदाई का काम स्टार्ट किया या उत्खनन का काम किया ACL कालाइसस ने। और 1902 में इसकी बागडोर आई
जॉन मार्शल के हाथ में। फिर जॉन मार्शल ने इसका वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य स्टार्ट करवाया ASI से, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। कल हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उन सभी नगरों को, उन पर जहाँ उत्खनन हुआ वहाँ उन नगरों को पढ़ेंगे, नगरों की स्थिति पढ़ेंगे कि कहाँ पर है वर्तमान में ये, किस नदी के किनारे है, और उत्खनन किसने किया, उत्खनन कब किया, उत्खनन में क्या क्या सामग्रियाँ प्राप्त हुई, इनके बारे में हम सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम कम पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप लास्ट तक मुझे झेल रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लास्ट तक पूरी क्लास देख रहे हैं, तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।